नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायोम पर। आज आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 का मॉडल पेपर का सॉल्व कराऊंगा। इसके साथ मैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी PET और लेखपाल या फिर जो आने वाली वैकेंसीज हैं PET के द्वारा या फिर UPSI के लिए, उनमें भी ये कामगार होगी। और ये खुशी की बात है कि जो आपका ये चैनल है डायोम, ये मोनेटाइज हो चुका है। मतलब इस पर ऐड आने लगे हैं, प्रचार आने लगे हैं। तो ये सब आपके सहयोग से हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जो मैंने प्रश्न शामिल किए हैं इस मॉडल पेपर में, बहुत ही ऑथेंटिक हैं। इस जो आने की पूरी संभावना है। और जो मैंने करंट अफेयर्स बनाए, बहुत ही चुन चुन के बनाए हुए हैं, बहुत सी किताबों से और इंटरनेट साइट से मैंने उनको लिया है। तो ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो इसमें जो क्वेश्चन हैं ऑथेंटिक बुक से और मेरे द्वारा कई बार इसको जो है एनालाइज किया गया कि ये आ सकते हैं नहीं, क्योंकि जो ये पेपर यूपी ट्रिपल एस सी PET का पेपर होने वाला, ये जो है अभी कोई मतलब क्लियर नहीं चल सकता कितना कठिन है कि सरल है। एक संभावित प्रश्न ही बनाए जा सकते हैं। कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल या फिर कोई अन्य संस्थान ये नहीं कह सकता कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस केवल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। और मुझे लगता है जैसे आप लोग TET पेपर जो होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरीके से ये भी होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे या फिर अन्य जो सोशल साइट्स हैं उन पे इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये जो वीडियो है, ये जो आपका चैनल है और आगे जल्दी से ग्रो कर सके, जिससे मैं आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियो प्रदान करूँ। तो आइए इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और धार देते हैं। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 की परीक्षा के लिए जो सिलेबस के अनुसार ये मॉडल प्रश्न पत्र आपका चौथा है। इससे पहले मैंने 3 मॉडल प्रश्न पत्र आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ? पहला ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, अकबर या फिर चंद्रगुप्त। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसके शासक जो ये गिरनार में स्थित है। गिरनार कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। गिरनार के शासक पुष्य गुप्त वैश्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। मतलब ये जो है, जो आपका सुदर्शन झील थी, ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसको पुनर्निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल या फिर सैयद अमीर अली। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मुस्लिम समुदाय के शिक्षा के द्वारा उत्थान के लिए इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय में केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को एडमिशन मिलता था। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये जो है ये बहुत बड़े राजनीतिकार थे। ये बाद में एक पाकिस्तान विभाजन हुआ, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा
ऑप्शन सही है। इसमें जो चारों ऑप्शन है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, मतलब गौतम बुद्ध थे जो उन्हीं से संबंधित हैं। तो आपको बताना है इसमें से जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है वो कौन सा है। तो निरंजना नदी बिहार में बहती है, बिहार में। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बोध गया। बोध गया एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सारनाथ आपका ये वाराणसी में स्थित है। यहाँ उन्होंने प्रथम बार अपना प्रवचन दिया था, अपने लोगों को उपदेश दिया था। कुशीनगर भी इन्हीं से संबंधित है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो महात्मा गांधी जी एक महान राजनेता थे। इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो आपको बताना है इन्होंने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। इन्होंने जो इनकी पुस्तक नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में इन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। स्थानीय अर्थव्यवस्था होती है, मतलब जो एक विशेष क्षेत्र में होती है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इन्होंने वकालत नहीं की। केंद्रीकृत की भी वकालत नहीं की, मतलब एक पर्टिकुलर केंद्र होगा, वहाँ से जो चीज़ें अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी वही होगी। वैश्विक मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था होगी वो होगी। तो मतलब ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे। ग्लोबलाइजेशन कब हुआ? 1991 में। 1991 में मनमोहन सिंह जो उस समय वित्त मंत्री हुए थे, उन्होंने भारत को ग्लोबलाइजेशन किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण किया। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। आपको बताना है जो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है, वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नासिक। नासिक में एक जगह का नाम है त्रयंबकम गांव में एक पहाड़ी है, वहीं से ये निकलती है। नासिक में एक त्रयंबक गांव है, वहाँ की एक पहाड़ी है, वहीं से ये निकलती है। तो नासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वेज नहर जोड़ती है। जो स्वेज नहर है वो किसको जोड़ती है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सॉरी ये सेकेंड ऑप्शन है, इसमें भूमध्य सागर और लाल सागर यही सही हो जाएगा। यही जो है स्वेज नहर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक प्रदेशों की सीमाओं को छूता है। थोड़ा सा इसमें सीमाओं की छूता नहीं, को होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दो ऑप्शन हो गए हैं। मध्य प्रदेश ये टाइपिंग का मिस्टेक है, तो इसको बदल लेते हैं कुछ भी, लेकिन ये आंसर नहीं होंगे। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के 8 राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है जीवित जड़ पुल भारत के किस प्रदेश में स्थित है। मेघालय, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका मेघालय। मेघालय में जीवित जड़ पुल भारत में स्थित, जो जीवित जड़ पुल है वो मेघालय में स्थित है। केरला में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं, तमिलनाडु में नहीं है। यहाँ पे इसको जो मणिपुर में है, इसको यहाँ पे जिंग किंग इरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी क्रांति सेब के उत्पादन से संबंधित है। आपको बताना है एप्पल प्रोडक्शन से संबंधित कौन सी रेवोल्यूशन है। पीली क्रांति, लाल क्रांति, या फिर हरित क्रांति, या गुलाबी क्रांति। मैं चारों के क्रांतियों के बारे में बताऊंगा, आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लास्ट में आप बताइएगा कि आप जो ये वीडियो चल रहा है इसमें आप लास्ट में जो कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि आपने कितने प्रश्न आपको आ रहे थे इसमें से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आपका प्रश्न है इसका सही, पीली क्रांति, लाल क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति। आपको बताना है जो सेब के उत्पादन संबंधित कौन सी है। सही हो जाएगा गुलाबी क्रांति। पिंक जो रेवोल्यूशन है वो आपका सेब के उत्पादन से है। लाल क्रांति जो टमाटर या फिर लाल क्रांति जो टमाटर या फिर जो मीट के उत्पादन है, मांस के उत्पादन से लाल क्रांति सम्मानित। हरित क्रांति जैसे आपको पता है जो फसल में उत्पादन ये इसका जो है 1964 में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति भारत में लाई गई। इसके द्वारा जब फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं में 500 गुना इसमें वृद्धि हुई थी। पीली क्रांति आपका संबंधित है, ये जो वो होते हैं तेल होते हैं, तेल उनसे संबंधित है, तेल के उत्पादन से, मतलब जो तेल वाली फसलें होती हैं जिसे तिलहन कहते हैं, उससे ये उसके उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति आपको बताइए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गुलाबी क्रांति। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ग्राम पंचायत, राज्य तथा केंद्र, या फिर राज्य। तो जो भारतीय जो संविधान है उसमें 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। जो आपको बताना है इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको ज़्यादा प्रदान की गई हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केंद्र जो सेंटर होता है उसको सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। आपको बताना है, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 32, 33, 34 या फिर 35। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 34। इसमें 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इस प्रकार 34 न्यायाधीशों की संख्या है इस समय वर्तमान में। अगला है, उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। आपको बताना है इसमें उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9वीं अनुसूची में जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम संबंधित है, अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब प्रदान किया गया, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2010, 1 मई 2004 या फिर 5 मई 2008। तो मतलब पहले ऐसा था कि पहले सबको फीस लगती थी या फिर उसमें गेहूँ प्रदान किया जाता था उसके बदले में बच्चों को। उसके बाद मिड डे मील आया 1995 में। बाद में बच्चों को निःशुल्क एक अनुच्छेद 21 का में ऐसा प्रावधान किया गया कि सबको जो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। पहले प्राथमिक थी, बाद में इसको माध्यमिक कर दिया, मतलब 8वीं तक इसको फ्री कर दिया गया। ऐसा किया गया मतलब 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी सरकारी स्कूलों में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। ये जो है अनुच्छेद 21 का में है। अगला है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक के विषाणु का नाम को आपको बताना है। इसकी खोज इसके जो टीका था उसकी खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन है इसके चेचक के विषाणु का नाम के ऑप्शन है बैसिलस टाइफोसस, विब्रियो कॉलेरी, एंटमीबा हिस्टोलिका या फिर वेरियोला वायरस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वेरियोला वायरस जो है चेचक के विषाणु का नाम है। बैसिलस टाइफोसस क्या है, जो टाइफाइड बीमारी बुखार होती है उसमें ये विषाणु पाया जाता है। विब्रियो कॉलेरी क्या है, विब्रियो कॉलेरी जो कॉलरा रोग हो जाता है, हैजा जिसको बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है विषाणु। एंटमीबा हिस्टोलिका जब पेचिस हो जाता है तो उसमें ये उसके लिए ये जिम्मेदार होता है, पेचिस के लिए एंटमीबा हिस्टोलिका। अगला है, इस विटामिन की कमी से जनन शक्ति का ह्रास होता है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा विटामिन है जिससे जनन शक्ति का हानि होता है।
तो पहला है टोकोफेराल। इसमें मैंने आपको ऑप्शन जो दिए हैं वो विटामिन के नाम ना देकर उसके जो रासायनिक नाम होते हैं उनको दिया है, थोड़ा सा आपको टफ बना दिया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, टोकोफेराल, थायमीन, कैल्सीफेराल, फिलोक्विनिन। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जो टोकोफेराल है वो विटामिन ई है, थायमीन विटामिन B1 है, कैल्सीफेराल डी है और फिलोक्विनिन आपका के है। टोकोफेराल जो विटामिन ई, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टोकोफेराल। थायमीन होता है, इससे बेरी B1 से बेरी नामक रोग होता है इसकी कमी से। कैल्सीफेराल जैसे बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे सूखा कहते हैं या फिर रिकेट्स इसको बोला जाता है शुद्ध साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। फिलोक्विनिन मतलब विटामिन के, आपको सबको पता है कि जो खून का थक्का होता है विटामिन के की वजह से ही बनता है, ब्लड क्लॉटिंग। अगला है जानवरों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो ऑप्शन है इसके रूस, भारत, अमेरिका और चीन। सही ऑप्शन है रूस। रूस ने पहले जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाला प्रथम देश है। अगला है राग भैरव का गायन समय क्या, मतलब जो राग भैरव एक वो एक तरीके से राग है, वो कब उसका गाया जाता है उसको। तो इसका आपको है बताना है कौन सा समय ऐसा है जब राग भैरव गाया जाता है, रात्रि, सायंकाल, दोपहर या फिर प्रातः काल। तो जो राग भैरव होता है वो प्रातः काल गाया जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रातः काल। मैं आपको कुछ और राग हैं उनको बताता हूँ और उनका समय भी बताता हूँ। राग भैरव जो है आपका प्रातः काल होता है सुबह के समय, और राग भैरवी आपका प्रातः काल होता है। राग भैरवी आपका प्रातः काल होता है, राग भैरवी भी आपका प्रातः काल होता है। और राग दीपक, जब दीपक को प्रज्वलित करने के लिए राग दीपक का गायन किया जाता है। राग यमन, रात्रि के प्रथम पहर में राग यमन का गायन किया जाता है। राग बिहाग, रात्रि के द्वितीय पहर में इसका गायन किया जाता है। राग बिलावल, रात्रि के प्रथम पहर में इसका भी गायन किया जाता है। अगला है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। इस बार जो ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है, टोक्यो में, जापान के टोक्यो नामक शहर में 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हो रहा है। आपको बताना इसमें आदर्श वाक्य इसका क्या है, एवरग्रीन, फॉर एवर, हायर, अल्टियस, सीटीएस, फोर्टियस या एवर ऑन वर्ल्ड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अल्टियस, सीटीएस, फोर्टियस। इसका मतलब बता देता हूँ क्या होगा। अल्टियस मतलब होता है सबसे मतलब अल्टियस मतलब होता है तीव्रता, और सीटीएस मतलब होता है उच्चतर, और फोर्टियस मतलब होता है आपका मजबूती। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, मणिपुर, असम या फिर महाराष्ट्र। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में प्रथम खेल विश्वविद्यालय खोला गया। निम्न से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। कर्ता मतलब होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसका करण ऑप्शन सही हो जाएगा करण कारक। संप्रदान से अलग होने के अर्थ में होता है। हिंदी का पहला पत्र है उद्दत मर्दंड, इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आपका उद्दत मर्तंड। अगला है छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति मतलब होता है जिसमें पूर्ण विराम नहीं होता, एक कंप्लीट वाक्य नहीं होता है, तो वो लोकोक्ति होती है। और मुहावरा क्या होता है, उसमें एक कंप्लीट वाक्य होता है। और ये जो लोकोक्ति होती है समाज में मतलब समाज में एक व्यंग्य के रूप में बोली जाती हैं, उनका दूसरा अर्थ निकलता है इन चीज़ों का। आपको बताना है छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है। दान के लिए सुपात्र का ना होना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, गंजे व्यक्ति के सिर में सुगंधित तेल लगाना।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। अगला प्रश्न है पंकज में कौन सा समाज है? पंकज मतलब होता है कमल। तो द्वंद्व इसमें और का लोप होता है। दिग् मतलब संख्यावाचक। कर्मधारय मतलब जो प्रथम या विशेष होते हैं, इसमें विशेष और विशेषण होते हैं। और बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि में दूसरा अर्थ निकलता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुब्रीहि में पंकज मतलब होता है कमल, तो बहुब्रीहि असमास होगा। अयोग्य वाक्य कहा जाता है महाप्राण को, अनुसार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। संयुक्त वाचक व्यंजन मतलब होते हैं ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अनुसार एवं विसर्ग मतलब अंक और आह जो है ये जो है अनुसार एवं विसर्ग होते हैं, तो इन्हीं को अयोगवाह कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, निर्धन, आस्तिक या मुमुक्ष। मोक्ष मतलब ये नहीं कि मूंछ आ जाए पुरुषों की, ये मोक्ष नहीं होता। मतलब मोक्ष मतलब होता है जीवन मरण से मुक्ति पाना ही मोक्ष कहलाता है। जिज्ञास मतलब होता है जानने वाला। निर्धन मतलब जिसके धन का अभाव होता है। आस्तिक मतलब ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। मुमुक्ष मतलब होता है मोक्ष की इच्छा करने वाला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है रात या बात, गीत या मात। आप इन शब्दों को ऐसे बना सकते हैं रात होती है तो ये स्त्रीलिंग है, बात की जाती है तो ये भी स्त्रीलिंग है, गीत गाया जाता है तो ये आपका सही हो जाएगा, यही आपका सही है पुल्लिंग। मात जो है, मात मतलब होता है हार, हार क्या होती है मात दी जाती है। तो अब आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब पहला है इस बार का नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका हो जाएगा सही रोमाना सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका करंट अफेयर्स है आई एम नो मसीहा के लेखक, इसमें आई एम होना चाहिए था। आई एम नो मसीहा के लेखक सोनू सूद एवं मीना अय्यर हैं। तो सोनू सूद को कौन नहीं जाता? भारत में जब से कोरोना आया मतलब लॉकडाउन लगा, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए, जितने पुरस्कार दिए जाए वो कम है। मतलब ऐसी घड़ी में इन्होंने लोगों की सहायता की, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया। तो इनकी पुस्तक का नाम है आई एम नो मसीहा लेखक, तो इनको दिल से सैल्यूट करते हैं। अगला है मैरी कॉम बीएसएनएल एवं पूर्वोत्तर भारत विकास की ब्रांड एम्बेसडर। मैरी कॉम एक जो है मणिपुर की रहने वाली भारत की एक मुक्केबाज हैं। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, तो ये उसी से संबंधित है। पेड़ों की रक्षा करने के लिए जो वहाँ की औरतें थी वो जो है पेड़ों से लिपट जाती थी जब शिकारी आते थे, मतलब लकड़हारे काटने आते थे तब। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसमें पेड़ काटने को मनाही थी। अगला है इस बार के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम युवा उत्साह नए भारत की थी। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को, इसका आयोजन किस लिए किया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब से? 1984 से। अगला है साई ऐप भारतीय आर्मी के जवानों के लिए एक मैसेजिंग ऐप है। जैसे फेसबुक होता है वैसे भारतीय आर्मी के जवानों के लिए साई ऐप लॉन्च किया गया। ऐसा क्यों किया गया? देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अगला है साई ऐप हो गया गुच्ची मशरूम को जम्मू कश्मीर के लिए जनवरी 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग मतलब ग्लोबल इंडेक्स, मतलब इसका एक विशेष क्षेत्र में इसकी उपलब्धता होती है। अगला है G20 पर्यावरण मंत्री समिट का आयोजन 4 मई 2021 को इटली में संपन्न हुआ। अगला है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका के बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसको बकलोह का आप बकलोल से याद कर सकते हैं। जो भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास हुआ वो बकलोह में किया गया। कहाँ पे? HP हिमाचल प्रदेश में। अगला है लास्ट है हमारा जो करंट अफेयर है 10वां विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 148वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा, थैंक्स इसके लिए आपको। इस चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने में।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।